हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं एसईसीएल का कंप्लीट सिलेबस। आपको बता दें कि माइनिंग सरदार के लिए एक तरफ से हम प्रिपरेशन कराएंगे, साथ ही आपको बुक भी सजेस्ट करेंगे कि कौन सी बुक फॉलो करके आप किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप लोग अपने घर बैठे हुए तैयारी करना चाहते हैं तो फिर हमसे जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने हम एक माइनिंग कोचिंग क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसका उद्घाटन हो चुका है 1 जनवरी 2024 से। आपको बता दें कि इसमें जो है हम कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनुअल रिपोर्ट सारा डाटा कंप्लीट होगा। तो इसके लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ एसईसीएल के लिए स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है। मात्र 799 रुपीज़ में आप जो है 100% एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आज जो है आप लोग सिलेबस को समझ लीजिए कि किस तरीके से हम आपको क्लास देने वाले हैं और किस तरीके से हम प्रिपरेशन कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, 20 मिनट का वीडियो है सिलेबस के साथ में। तो आइए स्टार्ट कर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो आपका क्लास है वो है एसईसीएल सिलेबस कंप्लीट करना, है ना। 1 जनवरी 2024 है आज। न्यू ईयर के दिन से अपन लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एग्जाम से पहले ये मान के चलिए कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम की जो भी डेट रहेगी, अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई है। अभी तक जो है ऑनलाइन एग्जाम का ये आ चुका है कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होना है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होने के लिए डेट जो है अभी कंफर्म नहीं है कि किस तारीख को एग्जाम होना है। एग्जाम होने के लिए 10 से 15 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड या डेट मिलेगी। उससे पहले अपन 1 तारीख से ही क्लास चालू कर दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पूरा फुल सिलेबस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एसईसीएल, कोल इंडिया, एनुअल रिटर्न्स, ठीक है, सारा कुछ पढ़ करके कंप्लीट करें। तो सबसे पहले सिलेबस पर बात कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा सिलेबस समझ लीजिए। आखिर इसको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक फॉलो करना है, ये समझ लीजिए, ताकि आप बाकी टाइम अगर घर पर बैठते हैं तो आप लोग जो है इसी टॉपिक को, जो टॉपिक है इसको जो है कहाँ से कवर करेंगे, ये आपको मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जब क्लास हो रही है तभी क्लास हो रही है, ठीक है, पर क्लास होने से ज्यादा अपने को मेहनत करना है। ठीक है, अभी क्लास कर रहे हैं अपन ने, क्लास होने के बाद फिर से रिवीजन करें, एमसीक्यू पढ़े, नोट्स पढ़े, है ना, ताकि अपने को कम से कम दिन भर में, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़िए, 100% एग्जाम क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। एग्जाम आपका होगा 100 मार्क्स का और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आइट साइड वाले का किसी का भी देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपना करना है। ठीक है, इसमें कोई अपना माइनस मार्किंग नहीं होता। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। ठीक है, और लगभग जो है 2 घंटे का टाइम होगा या 1.5 घंटे का हो सकता है। तो अपने को जो टॉपिक मिले हुए हैं, ये जो सिलेबस है वो एसईसीएल की वेबसाइट पर डायरेक्टली लॉन्च किया गया है। और अधिकतर ऐसा होता है कि जब सिलेबस होता है तो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ध्यान देना चाहिए। सिलेबस में पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको कहाँ से पढ़नी है, जिसमें सीएमआर है ना, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में आप फर्स्टली जब आप रेगुलेशन नंबर 1 देखेंगे और रेगुलेशन नंबर 2 देखेंगे, वहां पर डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी है। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन वहां से आपको तैयार करना है सीएमआर में, रेगुलेशन नंबर 2 से। नेक्स्ट हम लोग का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल पर्सन, ये भी जो है आपका, ये भी सीएमआर से ही आपको पढ़ना है। आप जब देखेंगे सीएमआर में तो वहां पर आपको कॉम्पिटेंट पर्सन का भी ड्यूटी मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन क्या होता है, कैसे उसका क्या क्या ड्यूटी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वर्कमैन की, वर्कमैन यानी कि वर्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेबर की बात हो रही है। वर्कमैन की क्या ड्यूटी है, जैसे कि वो अपने ऑफिशियल पर्सन या फिर जो ऊपर अपने ऊपर लोग हैं उनके आदेशों का पालन करना। ठीक है, किसी भी काम में डिस्टर्ब ना करना दूसरों को, माइंस के अंदर सोना नहीं, माइंस में जाने से पहले अटेंडेंस लगवाना, आने के बाद अटेंडेंस लगवाना, है ना, ये सब जो है एक वर्कर के काम है।
कॉम्पिटेंट पर्सन भी इसी प्रकार से, कॉम्पिटेंट पर्सन वह पर्सन होता है जिसकी एज 20 साल या उससे ज्यादा होती है ना। तो उसको जो है कॉम्पिटेंट पर्सन को माइंस के मैनेजर के द्वारा लिखित में दिया गया काम को करना। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। ऑफिशियल पर्सन जस्ट लाइक अ माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, है ना, या फिर जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, लेबर ऑफिसर, ये सब जो है ऑफिशियल पर्सन है। मैनेजर से नीचे जो भी रहता है वो सब ऑफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह सब कोई। तो ऑफिशियल पर्सन का क्या ड्यूटी है, जैसे मैनेजर के द्वारा दिए हुए आदेशों का पालन करना, ठीक है, और किसी भी काम को लेकर के रूल्स रेगुलेशन वगैरह फॉलो करवाना, ठीक है, ये सारी चीजें एक ऑफिशियल पर्सन की होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्ट फायरर सरदार ओवरमैन। ठीक है, इसमें जो है 3 पॉइंट की बात करी गई, सॉल्ट फायरर सरदार ओवरमैन। सॉल्ट फायरर के बारे में जैसे कि रेगुलेशन नंबर जो है आप देख सकते हैं, सॉल्ट फायरर का रेगुलेशन नंबर 49 है। ठीक है, इसके अलावा है आपका रेगुलेशन नंबर जो है लगभग 186 के आगे है। ठीक है, 190 है ना, 190 रेगुलेशन नंबर है, 191 है, ये सॉल्ट फायरर का है। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करना। जैसे माइनिंग सरदार रेगुलेशन नंबर आपका जो है 48। ठीक, पहला तो पॉइंट हो गया, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से मिल जाएगी। और आपका जो माइनिंग सरदार है वो रेगुलेशन नंबर 129 के अधीन अपॉइंट होता है, तो वो चीज है। 166 के अधीन जो है एक माइनिंग सरदार माइंस में गैस जांच करता है, तो माइनिंग सरदार उस वो हो गया। नेक्स्ट है अपना ओवरमैन। ओवरमैन क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन में देखें, ओवरमैन वह पर्सन जिसके पास ओवरमैन या मैनेजर का सर्टिफिकेट है, जिसको माइंस के मैनेजर के द्वारा जो है लिखित में ओवरमैन का काम दिया गया है, तो वह ओवरमैन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से रेगुलेशन नंबर 47 में उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 33 में भी जिक्र किया गया है, और भी रेगुलेशन है उसको लेकर के। ठीक है, रेगुलेशन नंबर जैसे 247 में भी उसका जिक्र किया गया है कि कौन कौन से रेगुलेशन जो है ओवरमैन फॉलो करेगा या करवाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड द वेरियस ऑफ माइंस प्लान्स। माइन प्लान्स का मतलब रेगुलेशन से ही आपको माइन प्लान कवर करना है। रेगुलेशन नंबर जो है आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर नंबर 6 जो है वो माइन प्लान के बारे में ही जिक्र करता है। रेगुलेशन नंबर 64 से लेकर के आप 70 तक जाइए। ठीक है, माइन प्लान के बारे में, माइंस में कितने प्रकार के प्लान बनते हैं, ठीक है, प्लान में क्या क्या चीजें दिखाई जाएगी, है ना, या फिर जो है आप वहां पर मतलब सारी चीजें जो माइन प्लान्स के बारे में है वो सारी चीजें, अंडरग्राउंड प्लान, सरफेस प्लान, ठीक है, वाटर डेंजर प्लान है। ठीक, ये सारी चीजें माइन प्लान के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग शाफ्ट। शाफ्ट में जो है किस प्रकार से उतरना चढ़ना है, ठीक है, इसको भी रेगुलेशन से फॉलो करना है। दूसरा चीज है, इसमें आपका शाफ्ट जब आता है तो वहां पर जो है आप डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 4 कवर कर सकते हैं, शाफ्ट के बारे में जानकारी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 भी है। नेक्स्ट हम लोगों का प्रोविजन ऑफ हॉलेज एंड हॉलेज रोपवे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सीएमआर कवर करना है। सीएमआर में रेगुलेशन नंबर 92 से लेकर के आपको 100 रेगुलेशन तक क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो हॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, हॉलेज रेगुलेशन नंबर 92 टू 100। ठीक है, सबसे पहले 8 रेगुलेशन वहां से पढ़ लेना। 102 तक है वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, 102 तक वहां से कवर करना है हॉलेज को। इसके अलावा हॉलेज पढ़ने के लिए आप लोग को डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर 15 कवर करना है, जिसमें हॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी है कि टाइप्स ऑफ हॉलेज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हॉलेज में ब्रेक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेन एंड टेल ड्रॉप हॉलेज क्या है, ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज क्या है, एंडलेस ड्रॉप हॉलेज क्या है, ग्रेविटी ड्रॉप हॉलेज क्या है, वो सारी चीजें उसमें दी हुई है। नेक्स्ट हम लोगों का ट्रेवलिंग रोडवे, इसके लिए रेगुलेशन नंबर 93 कवर कर सकते हैं आप। ट्रेवलिंग रोडवे के बारे में कंप्लीट जानकारी है कि ट्रेवलिंग रोडवे का जो रास्ता है उसकी जो हाइट है 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। ट्रेवलिंग रोडवे अगर 30 डिग्री तक ग्रेडियंट है तो उसमें सीढ़ी बनाई जाएगी। अगर 45 डिग्री या उससे ज्यादा है तो सीढ़ी के साथ हैंडरेल बनाया जाएगा। यदि 60 डिग्री या उससे ज्यादा है तो सीढ़ी बनाएंगे पहले, तो फिर हैंडरेल देंगे, और उसके साथ ही जो है अपना वो देंगे, क्या बोलते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, 10-10 मीटर के अंतर पर। तो ये आपका ट्रेवलिंग रोडवे के बारे में है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड द वर्किंग, डेवलपमेंट वर्क एंड डिप्लेयरिंग ऑपरेशन। इसमें जो है डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग पढ़ने के लिए आप रेगुलेशन नंबर 111 से लेकर के
100 जो है अपना 22 तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में इसमें 120 तक है अधिकतर तो। ठीक है, 121 122 तो वैसे सरफेस और अंडरग्राउंड के बारे में है नोटिस, तो वो भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री एरिया है वो चीज भी देख सकते हैं, यानी कि रेगुलेशन नंबर 111 से 122 तक देखिए। फिर इसके अलावा आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 से जो है आप देख सकते हैं, जो वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर 30 10 11 12 13 जो है ना, वो सारी चीजें इसके बारे में जिक्र करता है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग वर्क के बारे में। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द बोल्ड एंड पिलर मेथड। इसके लिए भी एक्सट्रैक्शन क्या है, बोल्ड एंड पिलर मेथड किस प्रकार से काम करेगा, इसके लिए भी आप डीजे देशमुख फॉलो कर सकते हैं और सीएमआर में वही करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का सेटिंग एंड विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 123 से लेकर के 132 तक आप सेटिंग ऑफ सपोर्ट पढ़ सकते हैं सबसे पहले तो। इसके अलावा जो है डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर 9 कवर कर सकते हैं, सपोर्ट के बारे में वहाँ कुछ जानकारी दी है। ठीक, तो उसको आप कवर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है अपना टॉपिक नेक्स्ट वाला, ये है ओपन कास्ट वर्किंग एंड मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग। इसके लिए आप लोग सीएमआर में सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 105 106 कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर जो है 5 कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पर ओवरमैन हैंडबुक से कुछ टॉपिक्स उठा सकते हैं। इसके अलावा एचपी सोनी से कुछ टॉपिक्स उठा सकते हैं, और कुछ बेसिकली जो होता है ना, जैसे कि ओपन कास्ट में बेंच का हाइट वेट, ठीक है, या फिर जो है अपना ओपन कास्ट वर्किंग कितने मीटर तक कर सकते हैं, ओपन कास्ट वर्किंग जो है अपना मेथड क्या होती है, ड्रिलिंग कितने प्रकार की होती है उसमें, है ना, वो भी चीजें आप कवर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपने को टॉपिक को। तो ये इस तरीके से जो है अपने को पहले टॉपिक समझ लेना है, और फिर जो है आप पढ़ाई करिए। टॉपिक समझे रहेंगे तो पढ़ाई करने में आसानी होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का प्रिकॉशंस ऑफ डेंजर ऑफ फायर गैस डस्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए पूरा जो टॉपिक है फायर गैस डस्ट वाटर, ये रेगुलेशन में एक तरफ से क्लियरली लिखे हुआ है। जैसे कि रेगुलेशन नंबर जो है आप 143 144 145 और 146, ठीक है, 147 तक डस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी है, वहां से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट एचपी सोनी में जो है अपना डस्ट के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, उसको कवर कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है वाटर डेंजर, वाटर से क्या खतरा हो सकता है, रेगुलेशन नंबर 148 से लेकर के 154 तक उसको कवर करिए, 152 तक। ठीक है, 148 149 150 151 152। ठीक, ये जो है आपका डेंजर ऑफ वाटर के बारे में है। गैस के बारे में अगर हम जानकारी देखें तो इसके लिए आप गैस टेस्टिंग की पूरी बुक को पहले तो पढ़ जाइए। ठीक है, और दूसरा आप टॉपिक यहाँ से कवर जो कर सकते हैं गैस के लिए, वो पढ़ सकते हैं रेगुलेशन से। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का जैसे कि अपना डेंजर ऑफ फायर, फायर के लिए भी जैसे कि रेगुलेशन में लिखा है 146 140 136 137 138, ये सब जो है अपना फायर के लिए है, तो वो टॉपिक वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का वेंटिलेशन लाइटिंग एंड फ्लैम सेफ्टी लैम्प। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना वेंटिलेशन लाइटिंग एंड फ्लैम सेफ्टी लैम्प। वेंटिलेशन लाइटिंग एंड फ्लैम सेफ्टी लैम्प करने के लिए अपन वेंटिलेशन तो सबसे पहले कवर करेंगे 153 से लेकर के, और रेगुलेशन में 165 तक कवर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा वेंटिलेशन पढ़ने के लिए आप जो है डीजे वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर जो है सेकंड, और चैप्टर डीजे वॉल्यूम 2 में, ठीक है, वॉल्यूम 2 लिख लेना इसको, वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर जो है 2 एंड 3 कवर करना है। ठीक, वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा रेगुलेशन भी पढ़ना है। ठीक है, और बाकी के टॉपिक आप ओवरमैन से भी कवर कर सकता है। नेक्स्ट आप जो है इसमें लाइटिंग को कवर करने के लिए सबसे पहले रेगुलेशन को कवर कर सकते हैं, 174 175, ठीक है, लाइटिंग के लिए है। और उसके अलावा लाइटिंग पढ़ने के लिए आप जो है थोड़ा सा आप डीजे देशमुख भी कवर कर सकते हैं। वॉल्यूम 2 में ही चैप्टर नंबर 6 से लगभग जो है लाइटिंग वगैरह के बारे में वो जानकारी है। इसके अलावा जो है आप सर्कुलर पढ़ सकते हैं लाइटिंग के लिए, कहाँ पर कितने जो
हॉरिजेंटल वर्टिकल में लाइटिंग होती है वो कवर कर सकते हैं। फ्लेम सेफ्टी लैंप कवर करने के लिए सिंपल सा तरीका है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 1 कवर करें सबसे पहले तो, और दूसरा आप इसमें इसके लिए जो है अपना गैस टेस्टिंग की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलेशन में तो हालांकि है फ्लेम सेफ्टी लैंप, बट उतना खास नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रिकॉशंस रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव एंड शॉर्ट फायरिंग। ठीक है, एक्सप्लोजिव एंड शॉर्ट फायरिंग पढ़ने के लिए रेगुलेशन नंबर 184 उठाइए और 192 तक जाइए। ठीक है, ये रेगुलेशन से हो गया एक्सप्लोजिव। ठीक, एक्सप्लोजिव। इसके अलावा शॉर्ट फायरिंग 192 से उठाइए और 204 तक जाइए, वहां पर पूरा ब्लास्टिंग वगैरह के बारे में जानकारी है। इसके अलावा आप जो है ब्लास्टिंग टेक्निक की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फेंसिंग एंड गेट्स। इसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, आपको फेंसिंग एंड गेट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी फेंसिंग होती है। टोटल 10 प्रकार की फेंसिंग होती है, U1 VU2, ठीक है। इसके अलावा S1 S2, ठीक है। इसके अलावा G1 G2 G3 G4 G5, है ना, ये सब जो है 10 प्रकार की फेंसिंग होती है। तो कहाँ कौन सी फेंसिंग लगेगी आपको ये पता होने चाहिए, ठीक। तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको, उसकी चिंता नहीं है, पर आप मतलब आपके लिए टॉपिक है, कहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है जनरल सेफ्टी इंश्योर द पर्सन ऑफ एम्प्लॉयड इन माइंस, यानी कि माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, ठीक है। रेगुलेशन से फॉलो करिए, ठीक। नेक्स्ट है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसके लिए जो है आप लोग रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं, वहां पर पीपीई के बारे में कई सारे रेगुलेशंस में जिक्र किया गया है, ठीक है। वो आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि 249 है समथिंग, ठीक है। और इसमें जो है आपका, इसके अलावा जैसे 104 में है, 110 रेगुलेशन में है, वहां पर भी जिक्र किया गया है पीपीई के बारे में, तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसको पढ़ने के लिए रेगुलेशन नंबर 104 फॉलो कीजिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसके अलावा सर्कुलर फॉलो कीजिए आप, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता। फर्स्ट एड जो है आप इसको पढ़ने के लिए सिंपल सा रेगुलेशन से आप रूल से ही कवर करें। माइन रूल्स 1955 में जो है आपका रूल में लिखा हुआ है जो फर्स्ट एड के बारे में, मेडिकल्स के बारे में, उसको आप कवर करें, वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर जो है आपका 40 से लेकर के 45A तक जिक्र किया गया फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट एड रूम कैसा होगा, फर्स्ट एड स्टेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट एड किन लोगों को दिया जाएगा, फर्स्ट एड ट्रेनर कौन होंगे, ये सारी चीजों का जिक्र है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव एंड ट्रांसपोर्ट यूज इन माइंस। माइंस में जो है एक्सप्लोजिव कौन कौन सा यूज होता है और एक्सप्लोजिव को किस तरीके से हमको जो है ट्रांसपोर्ट करना है, इसको लेकर के, एक्सप्लोजिव को लेकर के जो है आपका सबसे पहले तो रेगुलेशन में ही फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लास्टिंग टेक्निक की बुक में पढ़ सकते हैं आप, और थोड़ा बहुत डीजे देशमुख में भी चैप्टर नंबर 8 में लिखा है, वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 8 में लिखा है, थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है एसओपी सेफ ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है। इसके लिए रेगुलेशन नंबर 110 फॉलो कीजिए और अलग से इसको पढ़ सकते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट है पिट सेफ्टी कमेटी। पिट सेफ्टी कमेटी जो होता है, ये माइन रूल्स में जिक्र किया गया है कि सेफ्टी कमेटी कैसे बनेगी। ये जो है इसका जिक्र थोड़ा सा माइंडसेट में भी आपको मिलेगा, तो दोनों चीजों को आप फॉलो करिए, ठीक है। सेफ्टी कमेटी कैसे होगा, कैसे चीजें हैं, ठीक है। स्पीड सेफ्टी कमेटी कैसे काम करती है, तो इसको लेकर के मिल जाएगा। नेक्स्ट है वर्कमैन इंस्पेक्टर, माइंडसेट को फॉलो करें, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर दिया हुआ है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इसके लिए माइन रूल्स को फॉलो कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर वहां मिल जाएगा, ठीक है। माइंस एक्ट में भी थोड़ा बहुत जिक्र है इसका। नेक्स्ट है माइन रेस्क्यू रूल। तो रेस्क्यू रूल का मतलब यह है कि सिंपल सा पूरा रेस्क्यू रूल पूरा ही पढ़ लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का HEMM इन ओपन कास्ट माइंस। इसके लिए जो है आप लोग ओवरमैन हैंडबुक की बुक के अलावा डीजे देशमुख और बाकी की बुक को फॉलो करें, तो उसमें जो है HEMM और उसका जो है यूज वगैरह मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना टेक्निकल सिलेबस, ज्यादा कुछ खास है नहीं। रेगुलेशन है, लगभग पूरा ही रेगुलेशन है एक हिसाब से देखा जाए तो, और रूल्स में है, ठीक है। तो सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा पूरा रेगुलेशन पढ़ना है, बट इसको अपने को क्या करना है कि इसको आसानी से पढ़ना है। आसानी से पढ़ने का मतलब इसको समझते हुए कवर करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, आप सिंपल बता रहे हैं, आप एक काम करिए, आप डेली की एक टॉपिक पढ़िए
और कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे रहते हैं, जैसे कि वर्कमैन इंस्पेक्टर सेफ्टी कमेटी, दोनों एक दिन में कवर हो सकता है ना? तो बहुत ईजी है। तो एक काम करिए, इसको जो है आप एक तरफ से दिन में 1-2 टॉपिक डेली का कवर करिए, ठीक है? आसानी से हो जाएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट आपका नॉलेज रिगार्डिंग द एसईसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप लोग को जो है अपना सबसे पहले तो एसईसीएल का जो एनुअल रिटर्न डाटा है 2023 का, 2023 का जो डाटा है जो कि हमारे पास मिल जाएगा आपको, है ना? और हम आपको देंगे भी। तो 2023 का जो डाटा है एनुअल रिटर्न्स का, इसको फॉलो कीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड का जो 2023 का डाटा है उसको फॉलो कीजिए। कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना क्या हुआ, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी है, ठीक है? माइंस वगैरह कितनी चल रही है, वो सारी चीजें। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत जीके उठा लीजिए, ठीक है, पिछले 1 सालों का, और उसको कवर करते रहिए। हल्का फुल्का एक बुक खरीद लीजिए और थोड़ा थोड़ा डेली का 10-12 पेज पढ़ते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। इसके लिए जो है आप थोड़ी बहुत जनरल चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे कि देश में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स कौन सा हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट्स में कौन जीता है, किसको कौन सा मेडल मिला है, ये सारी चीजें, ठीक है? कौन किस चीज की अध्यक्ष बनी है, ठीक है? मंत्रिमंडल देश में है तो कौन किस चीज के लिए मंत्री है, ठीक है? ये सारी चीजें फॉलो कीजिए, जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा सोशल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएगी, कंफर्म कर देगा। तो ऐसे जो आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से आपका जो है एफसीसीएल का जो सिलेबस है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत ही इजी है, बस समझने का अंतर है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप टॉपिक को कवर कर लेंगे, जैसा मैंने समझाया आपको, ठीक है? वैसा ही अपने को कवर करना है। अब तो 2024 आ चुका है, तो फॉलो कीजिए। आज पहला दिन भी है, पहले दिन से ही हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका, ठीक है? अब देखते हैं कितने तारीख तक या कितने दिन में कंप्लीट होता है, पर उम्मीद है कि एग्जाम से पहले सारा चीजें हम कंफर्म कर देंगे। और रेगुलर क्लास होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है तो 2-2 3-3 क्लास भी हो आपकी, ठीक है? मॉर्निंग में टाइम मिले तो मॉर्निंग में भी होगा, ठीक? और इवनिंग में टाइम मिले तो इवनिंग तो फिक्स ही है वो, है ना? चलिए, तो यहाँ से इसको कवर करते हैं। ये आपका सिलेबस आपको समझा दिया हमने, अब टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? टॉपिक समझ में आ गए हैं सारे, एक एक करके टॉपिक फॉलो करेंगे।